स्कूल में 2 बार फेल होने वाले ने कैसे बनाई देश की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम जोमैटो फाउंडर दीपिंदर गोयल की सफलता की कहानी शेयर कर रहे हैं। यहाँ पढ़िए। दीपिंदर गोयल, बायोग्राफी इन हिंदी। जोमैटो हिस्ट्री, जोमैटो रेवेन्यू मॉडल, जोमैटो ग्रोथ, चैलेंजेस, कंट्रोवर्सी, जोमैटो नेटवर्थ। जब भी किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करे तो हम मोबाइल उठाकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं और कुछ ही समय में हमारा मनपसंद खाना हमारे घर पर होता है। सब कुछ कितना आसान है, क्यों? क्योंकि जोमैटो है ना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में घर बैठे फूड ऑर्डर करना बहुत आसान हो गया है और ऐसा होने के पीछे जोमैटो का बहुत बड़ा हाथ है। अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में ऑफिस के स्टाफ की समस्या का समाधान करने का एक छोटा सा आइडिया दीपेंद्र गोयल के दिमाग में आया और उस आइडिया ने जोमैटो मीडिया पीवीटी एलटीडी कंपनी को जन्म दे दिया। इसमें उनके साथी रहे कोफाउंडर पंकज चड्ढा। दीपेंद्र गोयल ने किस तरह जोमैटो को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया, आइए जानते हैं जोमैटो सक्सेस स्टोरी में। दीपेंद्र गोयल का जीवन परिचय। दीपिंदर गोयल, बायोग्राफी इन हिंदी। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक परिवार से संबंधित होने के बावजूद दीपेंद्र कक्षा 6वीं तक पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। 6वीं कक्षा में फेल होने के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने पढ़ाई के प्रति अपने नजरिए में परिवर्तन किया। हालांकि राह इतनी भी आसान नहीं थी। 8वीं में शिक्षक के द्वारा सारे उत्तर बताए जाने के कारण वे कक्षा में प्रथम आ गए। 9वीं और 10वीं में उनका रिजल्ट अच्छा रहा, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 10वीं के बाद चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में दाखिला लेने के बाद वे फिर से फेल हो गए। जैसे तैसे उन्होंने अपना आत्मविश्वास बटोरा और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे। फलस्वरूप 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर आईआईटी दिल्ली में प्रवेश ले लिया। 2005 में दीपिंदर गोयल ने आईआईटी दिल्ली से इंटीग्रेटेड एम.टेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की डिग्री हासिल की। एम.टेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें बैंक कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। 2007 में उन्होंने कंचन जोशी से शादी कर ली, जो आईआईटी दिल्ली में उनकी सहपाठी थी। जोमैटो का इतिहास। foodibay.com की शुरुआत। जोमैटो हिस्ट्री। foodibay.com वेबसाइट। अच्छी जॉब के बाद भी दीपेंद्र संतुष्ट नहीं थे। उनका दिमाग हर वक्त बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचा करता था। एक दिन उन्हें अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में एक बिजनेस आइडिया सूझ ही गया। लंच के समय कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी कतार में लगा करता था। लंबी कतार में खड़े होना समय की बर्बादी के साथ ही एक मुश्किल भरा काम भी था। ऑफिस स्टाफ की इस समस्या को सुलझाने दीपेंद्र ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उस वेबसाइट पर हिट भी पड़ने लगे। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाने का था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध हो। अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में उन्होंने फूडलेट के नाम से एक वेंचर शुरू किया। लेकिन जल्द ही प्रसून मुंबई चले गए और फूडलेट स्ट्रगल करने लगा। तब उनके सहयोगी के रूप में पंकज चड्ढा सामने आए, जो आईआईटी दिल्ली के 2007 के पास आउट थे और बैंड कंपनी में उनके सहकर्मी थे। जॉब में रहते हुए ही दोनों ने 2008 में ऑनलाइन फूड पोर्टल foodibay.com की शुरुआत की। यह फूड पोर्टल लोकेशन,
पॉपुलैरिटी और रेट के आधार पर बेस्ट रेस्टोरेंट कस्टमर को उपलब्ध करवाने के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। प्रारंभ में इसमें दिल्ली एनसीआर के 1200 रेस्टोरेंट्स सम्मिलित किए गए। foodibay.com से ज़ोमैटो। foodibay.com लॉन्च करते समय दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने इसे वृहद स्तर तक लाने और इससे लाभ कमाने के बारे में विचार नहीं किया था। उनका ध्येय ग्राहकों की समस्या का निदान था। लेकिन जैसे जैसे foodibay.com की लोकप्रियता बढ़ने लगी और कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलने लगा, वे इसमें और रेस्टोरेंट सम्मिलित करने लगे। साल 2008 खत्म होते तक foodibay.com में रेस्टोरेंट की संख्या 2000 तक पहुंच गई और ये दिल्ली की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। 2009 आते आते दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता और 2010 तक पुणे और बंगलुरु में भी foodibay.com का विस्तार हो गया। अब दीपेंद्र foodibay.com को बड़े स्तर पर ले जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इसके लिए पूरा फोकस बिजनेस की तरफ होना आवश्यक था। साथ ही कंपनी में निवेश की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जॉब के साथ बिजनेस को पूरा समय और फोकस दे पाना संभव नहीं था। इसी दौरान दीपेंद्र की पत्नी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिल गई। पत्नी से मानसिक और आर्थिक दोनों संबल मिलने पर दीपेंद्र ने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से बिजनेस की ओर ध्यान देने लगे। 2010 में foodibay.com का नाम बदलकर ज़ोमैटो कर दिया गया। कंपनी के नाम बदलने के पीछे दो कारण थे। पहला, foodibay.com का नाम ईबे से मिलता-जुलता होना था। दीपेंद्र और पंकज ब्रांड के नाम को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। दूसरा, दीपेंद्र और पंकज ऐसा नाम चाहते थे जो खाने की चीज से मिलता-जुलता हो। इस तरह टोमेटो से ज़ोमैटो नाम का जन्म हुआ। ज़ोमैटो को प्राप्त निवेश, ज़ोमैटो फंडिंग। इसके बाद निवेशकों की खोज प्रारंभ की गई। सबसे पहले निवेशक के रूप में 2010 में नौकरी.com के संजीव बिखचंदानी सामने आए। उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी इन्फोएज के माध्यम से ज़ोमैटो में $1 मिलियन का निवेश किया। 2010 से लेकर 2013 तक इन्फोएज से ज़ोमैटो को $16.7 मिलियन का निवेश प्राप्त हुआ। अब ज़ोमैटो का 57.9% शेयर इन्फोएज के पास है। 2013 में ज़ोमैटो को नए पूंजी निवेशक मिले। सेक्वा कैपिटल ने इन्फोएज के साथ मिलकर कंपनी में $37 मिलियन का निवेश किया। नवंबर 2013 में एक नए निवेशक वीवाई कैपिटल ने भी हाथ मिलाया और इन्फोएज तथा सेक्वा कैपिटल के साथ मिलकर कंपनी में $60 मिलियन का निवेश किया। 2015 के प्रारंभ में ज़ोमैटो में कुल निवेश $113 मिलियन हो चुका था। 2015 में ही इन्फोएज, सेक्वा कैपिटल और वीवाई कैपिटल के साथ एक नया निवेशक तेमासिक, सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी, आगे आया और ज़ोमैटो पर $110 मिलियन का निवेश किया। 2017 का साल निवेश के मामले में ज़ोमैटो के लिए कोई खास नहीं रहा, लेकिन 2017 में इसने फिर से रफ्तार पकड़ी जब व्हाट्सएप के नीरज अरोड़ा निवेशकों की सूची में शामिल हो गए और ज़ोमैटो में $20 मिलियन का निवेश किया। इस तरह 2010 से 2017 तक ज़ोमैटो में कुल निवेश $223.8 मिलियन का हो गया। मार्च 2018 में अलीबाबास एंड फाइनेंशियल ने ज़ोमैटो में $150 मिलियन का निवेश किया। अक्टूबर 2020 में ज़ोमैटो को कोरा, यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म से $52 मिलियन का फंड प्राप्त हुआ। फरवरी 2021 में ज़ोमैटो को 5 इन्वेस्टर से $250 मिलियन का फंड प्राप्त हुआ, जिसमें टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट भी सम्मिलित था। ज़ोमैटो का देश और विदेश में विस्तार। ज़ोमैटो नेशनल इंटरनेशनल एक्सपांशन। 2010 से पूंजी निवेश प्राप्त होने के बाद से ज़ोमैटो का विस्तार पूरे देश में होने लगा। 2011 तक यह दिल्ली के अलावा पुणे,
बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद तक विस्तारित हो गई। किसी भी बिजनेस के विकास में मोबाइल ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दीपेंद्र और पंकज ये समझ चुके थे कि मोबाइल ऐप उनकी कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मोबाइल ऐप लॉन्च होने के बाद कंपनी के विस्तार की रफ्तार और बढ़ गई। 2012 में ज़ोमैटो ने यूएई, श्रीलंका, कतर, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका में विस्तार किया। 2013 में टर्की, ब्राजील, न्यूजीलैंड भी इस सूची में जुड़ गए, जहां एक और कंपनी पूरे विश्व में पूरी रफ्तार से प्रसार कर रही थी। वहीं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ज़ोमैटो ने फॉरेन बेस्ड कंपनीज का अधिग्रहण करना भी शुरू कर दिया। 2013 में ज़ोमैटो ने पुर्तगाली कंपनी गैस्ट्रोनॉमी और इटालियन कंपनी लिबैंडो को एक्वायर कर लिया। सबसे बड़ा एक्विजिशन तब आया जब उन्होंने अमेरिकन सर्विस कंपनी नेक्स्टेबल को एक्वायर कर लिया। इस तरह ये यूएस मार्केट में प्रतियोगिता में आ गए। 2015 में ज़ोमैटो ने मेपलओएस को अधिग्रहित किया और एक नया कस्टमर डेटाबेस तैयार किया। इससे ज़ोमैटो की फंक्शनैलिटी इंक्रीज हुई। अब ज़ोमैटो के माध्यम से ऑनलाइन टेबल रिजर्व करना और ऑनलाइन बिल पेमेंट करना संभव हो गया। ज़ोमैटो का रेवेन्यू मॉडल। ज़ोमैटो 3 तरह के रेवेन्यू मॉडल पर काम करती है। रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग। ज़ोमैटो अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट्स का पेड ऐड प्लेस करती है। इस पेड ऐड के माध्यम से ज़ोमैटो को लगभग 75% आय प्राप्त होती है। इवेंट एडवर्टाइजमेंट। इस रेवेन्यू मॉडल के अंतर्गत ज़ोमैटो रेस्टोरेंट बेस्ड एडवर्टाइजर्स के लिए इवेंट प्रमोट करती है और उसे लिए अमाउंट चार्ज करती है। इससे उसे 5% आय प्राप्त होती है। कंसल्टिंग सर्विस। रेस्टोरेंट्स को जब भी नए आउटलेट ब्रांच खोलने के लिए एरिया के संबंध में सलाह की आवश्यकता होती है, तो ज़ोमैटो इस संबंध में सर्च कर उन्हें सलाह देती है और कंसल्टिंग फीस चार्ज करती है। ज़ोमैटो के सामने आई चुनौतियां। ज़ोमैटो चैलेंजेस। ज़ोमैटो के लिए सफलता की राह इतनी आसान भी नहीं रही। उसे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। एक सबसे पहला बड़ा सेटबैक ज़ोमैटो के लिए 2015 में आया, जब उसे घाटे के कारण 300 कर्मचारियों को निकालना पड़ा। 10% की छटनी उसे यूएस में करनी पड़ी। दूसरा सेटबैक तब आया जब ज़ोमैटो ने अर्बन स्पून कंपनी को एक्वायर किया और उसे अपनी कंपनी के तौर पर रीब्रांड किया, किंतु यह वेंचर असफल हो गया। 2016 कंपनी का सबसे धीमा वित्तीय वर्ष रहा। परिणामस्वरूप इसे 9 देशों यूएस, यूके, चिली, कनाडा, ब्राजील, श्रीलंका, आयरलैंड, इटली, स्लोवाकिया में अपने ऑपरेशन रोल बैक करने पड़े। किसी तरह अपनी उपस्थिति बरकरार रखने के लिए उन्हें रिमोट मैनेजमेंट सर्विस के साथ आगे बढ़ना पड़ा। 4 मई 2017 में ज़ोमैटो में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। हैकर ने 17 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड हैक कर लिया। चिंता की बात यह थी कि ओवरपेमेंट कार्ड डिटेल्स भी एक्सेस कर लिए गए थे। लेकिन कंपनी ने बताया कि नेम, ईमेल, यूजर_आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड हैशेस की हैक हुए हैं। यह समस्या हैकर से बात कर सुलझा ली गई। हैकर मात्र ज़ोमैटो का सिक्योरिटी लूपहोल बताना चाहता था। 5 कंपनी के पीआर बिल्डअप को झटका तब लगा जब कंपनी बिलियन के मूल्यांकन तक पहुंचने वाली थी और एचएसबीसी कैपिटल ने इस ज़ोमैटो वैल्यूएशन को 50% $550 मिलियन गिरा दिया, जिसके चलते ज़ोमैटो के घाटे को बढ़ा दिया। ज़ोमैटो से जुड़े विवाद। ज़ोमैटो कंट्रोवर्सी। ज़ोमैटो ने अपनी स्थापना के दिनों से ही अपनी पारदर्शी छवि बनाकर रखी थी, इसलिए विवाद का स्थान बहुत कम था। कंपनी में आंतरिक विवाद के संबंध में अफवाहें तब उड़ने लगी जब एक के बाद एक कंपनी के मैनेजमेंट बॉसेस कंपनी छोड़ने लगे। 2018 में कोफाउंडर पंकज चड्ढा ने व्यक्तिगत कारण बताते हुए कंपनी छोड़ दी।
2 माह बाद ही सीईओ मुकुंद कुलशेखरन भी बिना किसी औपचारिक घोषणा के कंपनी छोड़कर चले गए। 8 माह बाद समीर कुकरेजा, प्रेसिडेंट ऑफ ज़ोमैटो क्लाउड प्लेटफॉर्म, ने भी कंपनी छोड़ दी। ये सब एग्जिट तब हुए जब ज़ोमैटो को अपने प्रतियोगी स्विगी से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था। ज़ोमैटो का विकास और सफलता। ज़ोमैटो ग्रोथ रेट सक्सेस। ज़ोमैटो ने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन 2017 के बाद से चीजें ठीक होने लगी। सफल बिजनेस टाई-अप और ज़ोमैटो गोल्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस से उनका कस्टमर बेस बढ़ा। आज ज़ोमैटो की आय का 40% हिस्सा ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग से और 12% ज़ोमैटो गोल्ड से आता है। 2017 में कंपनी ने क्लेम किया कि जीरो कमीशन मॉडल लाने के बाद 24 देशों में ज़ोमैटो लाभ में स्थित में है। यह मॉडल छोटे व्यवसाय और रेस्टोरेंट को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। इसके बाद कंपनी के रेवेन्यू ने अपने घाटे को कवर कर ऊंची छलांग मारी है। उनके अनुसार 2017 में रेवेन्यू ग्रोथ 81% रहा। 2017 में ही ज़ोमैटो ने एक महीने में 3 मिलियन ऑर्डर के माइलस्टोन को भी पार किया। 2018 साल उनके लिए और भी अच्छा रहा। इस वर्ष ज़ोमैटो ने अपने 10 साल भी पूरे कर लिया। इस वर्ष में एंड फाइनेंशियल सर्विस से निवेश प्राप्त होने के बाद ज़ोमैटो वैल्यूएशन $1.1 बिलियन तक पहुंच गया। इससे ज़ोमैटो मीडिया पीवीटी एलटीडी कंपनी एक नई इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। इस वर्ष ज़ोमैटो की आय $68 मिलियन रही। 2019 में ज़ोमैटो की आय ने $206 मिलियन का आंकड़ा छू लिया, जो 2018 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। आज ज़ोमैटो यूजर बेस 62.5 मिलियन तक पहुंच गया है। यह भारत के 200 शहरों और विश्व के 24 देशों में सफलता अपना काम संचालित कर रही है। अपने ऑफिस स्टाफ की समस्या का निराकरण करने के छोटे से आइडिया के साथ शुरू की गई ये कंपनी आज न सिर्फ अपने कस्टमर्स के खाने की समस्या का निराकरण कर रही है, बल्कि खुद के लिए भी सफलता के झंडे गाड़ रही है। इसलिए कहते हैं कि एक छोटा सा आइडिया जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आवश्यकता है बस उस पर भरोसा कर डटकर काम करने की। ज़ोमैटो की नेट वर्थ और रेवेन्यू। ज़ोमैटो नेट इनकम रेवेन्यू। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ज़ोमैटो की नेट इनकम 816 करोड़ 110 मिलियन डॉलर थी और रेवेन्यू 1994 करोड़ 260 मिलियन डॉलर था। दोस्तों, आपको दीपिंदर गोयल ज़ोमैटो सक्सेस स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। पोस्ट पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें एमजे मोरल मोटिवेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब